कैसे हो सब लोग? ऑल वेल मैम। ऑल वेल, ऑल इज वेल। यस मैम। आलोक, टेस्ट क्यों नहीं दिए? मैम टेस्ट मैम उस दिन हुआ क्या मैम, एक तो मैम दिमाग से उतर गया मैम और हम हॉस्पिटल चले गए थे मैम। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, बट टेस्ट देने की कोशिश की मतलब क्या करो। मैम ठीक है, घर पे नहीं थे मैम, नहीं तो अटेम्प्ट कर लेते मैम। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ओके, और बाकी जिन्होंने टेस्ट दिया था, हाउ वाज द टेस्ट? कैसा रहा टेस्ट? मैम अच्छा क्वेश्चन था। मैम अच्छा सही था? क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन था। ओके ओके, ठीक है। अभी तक हम पेपर्स चेक नहीं किए हैं क्योंकि इस हफ्ते 12th का भी टेस्ट था और आप लोगों का भी टेस्ट था, सो आई हैवंट चेक द पेपर्स येट। थोड़ा ऊपर ऊपर ही देखे हैं, तो प्रॉपरली चेक नहीं किए हैं, पर जिस दिन चेक कर लेंगे पेपर, उस दिन एक बार अच्छे से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कौन सा सही आंसर होना चाहिए, कैसे लिखना है, वो सारी बातें डिस्कस कर लेंगे उस टाइम पे। ओके, ठीक है। यस मैम। चलो, तो आज आगे बढ़े फिर। पिछली क्लास में लास्ट टॉपिक कोई बताना, कहाँ पे बंद किए थे क्लास, कहाँ पे रुके थे हम लोग? Was it Pili and Flagella? यस मैम। लास्ट टॉपिक वही था ना? चलो, तो आज we'll be studying structure of bacteria. ठीक है, structure of bacteria. हेडिंग लगाओ, structure of bacteria. बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बेसिकली बहुत सिंपल होता है, कुछ भी तामझाम नहीं होता है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया बिकॉज बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पर जो हम बैक्टीरिया ड्रॉ करेंगे दैट विल बी यू बैक्टीरिया। दो तरह का बैक्टीरिया होता है ना, एक आर्की बैक्टीरिया होता है, एक यू बैक्टीरिया होता है। तो यहाँ पे जो अभी हम ड्रॉ करेंगे दैट विल बी यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया कौन सी बैक्टीरिया है? हमारी छुई मुई सी बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि हार्श कंडीशंस में नहीं रह पाती है, वो वाली बैक्टीरिया है। सो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया। साथ के साथ ड्रॉ कर सकते हो। दिस इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री, ये थिक है, ठीक है। अंदर का जो दो बाउंड्री बनाए थे वो थिन बाउंड्रीज था, थिन वॉल था। बाहर का जो बाउंड्री है दिस इज द थिक वॉल, ठीक है। इसमें कोई एज सच कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। तो यहाँ पे जो डीएनए मैटर होता है ना, वो इस तरह से अरेंज होता है। कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, द इनरमोस्ट लेयर दैट यू सी, द इनरमोस्ट लेयर, सबसे अंदर का जो लेयर है दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। सबसे अंदर का जो लेयर है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, ओके। सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो सेकेंड पतला लेयर प्रेजेंट है दैट इज द सेल वॉल। ये जो मोटा सा लेयर बनाया है उसको आप लोग पेंसिल से के हेल्प से बना सकते हो, थिकनिंग जो है पेंसिल के हेल्प से बना सकते हो। दिस लेयर बैक्टीरिया को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, कैप्सूल। अब पूरी दुनिया जो है बैक्टीरिया को मारने के पीछे लगी है। एंटीबायोटिक्स खिलाकर मारो, इंजेक्शंस लगाकर मारो,
कुछ भी हुआ तो बैक्टीरिया की वजह से ही हो रहा है, बैक्टीरिया को मारो, सबसे पहले सैनिटाइजर से बैक्टीरिया को मारो। तो बैक्टीरिया को खुद को प्रोटेक्ट करना है ना, तो कैसे प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया? कैप्सूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। देयर इज अ कैप्सूल दैट इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट लेयर व्हिच इज गिविंग एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन टू द बैक्टीरिया, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। तो जो डीएनए या आरएनए जो कुछ भी प्रेजेंट होगा वो बिखरा हुआ सा प्रेजेंट होता है। दिस इज द न्यूक्लियस, जिसको न्यूक्लियोइड भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियोइड ही लिखो, ठीक है। ये बिखरा हुआ सा होता है, दिस इज द न्यूक्लियोइड। सेल है तो अंदर साइटोप्लाज्म होगा ही, सेल है जब ही सेल है तो साइटोप्लाज्म होगा। तो दिस इज द साइटोप्लाज्म, बैक्टीरिया का ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। द फ्लूइड, द मैट्रिक्स दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज नोन एज साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये हो गया साइटोप्लाज्म। अब एक फ्लैजेला भी बना लेते हैं, चलो। तो दिस इज द फ्लैजेला, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हो गोल सा जो कि सेल वॉल से अटैच्ड है, दिस इज योर मीजोसोम, सबके बारे में बात करेंगे। पहले बना लो, ये डायग्राम बना लो, फिर सबके बारे में बात करते हैं। लेबलिंग प्रॉपरली करना, करेक्ट लेबलिंग करना, कहीं पे कुछ ना समझ में आया तो पूछ लेना, पर गलत गलत नहीं करना। अब देखो यहाँ पर तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पढ़ ही रहे हैं, हम लोगों को और एक बार स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पढ़ना है सेल वाले चैप्टर में, तो वहां पे हम बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, पर बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि वहां पे हम लोगों को प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के सेल का डिफरेंस पढ़ना होता है। तो वहां पे बिल्कुल डिटेल स्ट्रक्चर फिर से पढ़ना है, तो यहाँ पर इतना ही पढ़ेंगे, इतने ही स्ट्रक्चर्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, ताकि आप लोग प्रोकैरियोट्स कैसे होते हैं, बैक्टीरिया कैसे हो सकते हैं, उसका कंसेप्ट समझ सको। आगे बढ़े, डायग्राम हो गया तो लिखें इसके बारे में। डायग्राम हो जाए तो बताना फिर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। डन। यस मैम। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है ना, क्योंकि पिछले वाले क्लास में थोड़ा आज नेटवर्क इश्यू है, तो थोड़ा ऑडियो प्रॉब्लम हो रहा था। अभी तो आवाज क्लियर है ना? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, आगे बढ़े फिर, लिखें इसके बारे में। Yes, ma'am. चलो, अब सेल मेम्ब्रेन हम लोग आगे भी पढ़ेंगे सेल वाले चैप्टर में। तो सेल मेम्ब्रेन जब कभी भी होता है ना, सेल मेम्ब्रेन हमेशा दो चीज का बना होता है, लिपिड का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। लिपिड मतलब फैट, तो सेल मेम्ब्रेन इज ऑलवेज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। तो यहाँ पे लिखो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, फर्स्ट पॉइंट में लिखो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। हर ऑर्गेनिज्म में लिपिड और प्रोटीन का अमाउंट चेंज होता रहता है, इसलिए सबका सेल मेम्ब्रेन अलग अलग होता है, पर मेनली बना होता है लिपिड और प्रोटीन का ही। तो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन, को हम लिपोप्रोटीन लिख सकते हैं क्या?
Yes, ma'am. ठीक है, तो हम इसको लिपोप्रोटीन लिखें, लिपिड प्लस प्रोटीन इज लिपोप्रोटीन। तो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। ओके, सेकंड में लिखो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। वी नो अबाउट इट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज किसी भी प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होते, ये प्रोकैरियोट है। तो यहाँ पे लिखो मेम्ब्रेन बाउंड organelles are absent। अब एक आइडिया लगाने के लिए समझ लो मेम्ब्रेन बाउंड क्या होता है। लेट्स से हम यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बनाए, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर लेयर है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर लेयर है, जो कि ऐसे अंदर की तरफ प्रोजेक्शन शो करता है। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में देख रहे हो कि माइटोकॉन्ड्रिया में 2 लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में 2 लेयर प्रेजेंट है। ओके, तो 2 मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है ना, 2 आउटर कवरिंग तो प्रेजेंट है ना, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये इनर कवरिंग है। तो ऐसा कवरिंग वाला कोई भी ऑर्गेनेली प्रोकैरियोट्स के सेल में नहीं प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट होगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। जिस भी ऑर्गेनेली में बाहर में कवरिंग हो, ऑर्गेनेली मतलब सेल के अंदर प्रेजेंट स्ट्रक्चर, जिस किसी भी ऑर्गेनेली में मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, कवरिंग प्रेजेंट हो, वो सब यहाँ पे बैक्टीरियल सेल में एब्सेंट होंगे। प्रोकैरियोट्स में वो सारे ही स्ट्रक्चर्स एब्सेंट होते हैं। सेल वॉल की अगर बात करें तो सेल वॉल बैक्टीरिया में होता है। सेल वॉल बैक्टीरिया में होता है, तो ये प्लांट से अलग कैसे है? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ प्लांट में किसका? हाँ मैम, प्लांट में सेलुलोज। यस, पेप्टिडोग्लाइकन। अच्छा बताओ तो कि प्लांट में किसका बना होता है सेल वॉल? सेल्यूलोज का बना होता है। यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन का बना है। ठीक है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ओके, नेक्स्ट लिखो कैप्सूल। कैप्सूल प्रोटेक्ट्स बैक्टीरिया, कैप्सूल प्रोटेक्ट्स बैक्टीरिया। हमारे सेल में कैप्सूल नहीं होता। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी स्किन और बाकी सब कुछ है इंटरनल सेल्स को प्रोटेक्शन देने के लिए, हमारे बॉडी में कैप्सूल नहीं प्रेजेंट होता। तो कैप्सूल प्रोटेक्ट्स बैक्टीरिया फ्रॉम द WBC, फ्रॉम द WBCs, WBCs मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, फ्रॉम द WBCs प्रेजेंट इन आवर बॉडी। अब हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया एंटर कर जाए, तो हमारे बॉडी में अपना खुद का एंटीबॉडीज भी होता है, जो कि उस बैक्टीरिया से फाइट करेगा, उस बैक्टीरिया को किल करेगा। तो बैक्टीरिया खुद को बचाने के लिए उसके पास कैप्सूल रखता है। तो कैप्सूल प्रोटेक्ट्स बैक्टीरिया फ्रॉम द WBCs प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ठीक है, राइट दिस एज द नेक्स्ट पॉइंट, 4th पॉइंट। डन? आगे लिखो। ओके, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड मतलब इसका न्यूक्लियस, तो इसमें लिखो न्यूक्लियोइड ऑल्सो नोन एज गोनोफोर, ऑल्सो नोन एज गोनोफोर। स्पेलिंग पे ध्यान देना, गोनोफोर। न्यूक्लियोइड ऑल्सो नोन एज गोनोफोर, ऑल्सो नोन एज गोनोफोर। ये कैसा न्यूक्लियोइड होता है या गोनोफोर क्या होता है? न्यूक्लियस विदाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस विदाउट a nuclear membrane, nucleus without a nuclear membrane is known as nucleoid, nucleus without a nuclear membrane।
is present. न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे बॉडी में प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, विच इज नोन एज न्यूक्लियोलस। यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होता है क्योंकि न्यूक्लियोलस के पास भी मेम्ब्रेन है, तो न्यूक्लियोलस इज ऑल्सो एब्सेंट। न्यूक्लियोलस इज ऑल्सो एब्सेंट। ठीक है, न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होता है। ठीक है, लिख लिए। अब अगर डीएनए प्रेजेंट होगा तो डीएनए जो प्रेजेंट होता है वो कैसे प्रेजेंट होता है? डीएनए जो होता है हमारा वो हमेशा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। अब इनके पास तो न्यूक्लियस है ही नहीं, तो इनके डीएनए को हम बोलते हैं नेकेड डीएनए। नेकेड डीएनए क्योंकि डीएनए के पास कोई कवरिंग नहीं है, कुछ भी पहनने के लिए नहीं है डीएनए के पास, तो इट इज कॉल्ड नेकेड डीएनए। नेकेड डीएनए is present. Naked DNA is present, which is double stranded. अभी ड्रॉ करके बताएंगे। Which is double stranded. Which is double stranded. Which is double stranded and circular. Which is double stranded and circular. It is also known as, इस डीएनए को और बोलते हैं, it is also known as plasmid DNA. Plasmid DNA. It is also known as plasmid DNA. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मिड डीएनए। अभी इतना ही रहने दो, प्लाज्मिड डीएनए। ठीक है, चलो अब अगर यहाँ पे डीएनए को ड्रॉ करके देखें कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, हमारा डीएनए कैसा होता है? देखो हमारा डीएनए ऐसा होता है, हमारा डीएनए भी डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, पर हमारा डीएनए जो होता है वो लीनियर होता है। ठीक है, हमारा डीएनए लीनियर होता है। बैक्टीरिया का डीएनए सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो लेट्स से हम ये सिंगल स्ट्रैंड बना लिए, यहाँ पे ये सिंगल स्ट्रैंड बन गया। ठीक है, अब डबल स्ट्रैंड बना लो। ठीक है, तो ये बन गया आपका डबल स्ट्रैंडेड। ह्यूमन डीएनए को रब कर लो, ये बन गया आपका प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए कैसा होता है? तो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए फाउंड इन बैक्टीरियल सेल इज नोन एज प्लाज्मिड डीएनए। लिखवा दे प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए का डेफिनेशन लिख लो। डबल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंड मतलब दो स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड ये हुआ, ये एक स्ट्रैंड हुआ, ये दूसरा स्ट्रैंड हुआ। ठीक है, तो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए present in a bacterial cell, present in a bacterial cell. Double stranded circular DNA present in a bacterial cell is known as plasmid DNA. प्रियशी नाम है ना? Yes, ma'am. Good evening. गुड इवनिंग। आपका पहला क्लास है? Yes, ma'am. ओके, समझ में आ रहा है? No, ma'am. नहीं आ रहा समझ में? No, ma'am. क्योंकि मैं भी आपका एक लेक्चर देखी थी टैक्सोनॉमी का, वो भी शायद आधा अधूरा हमको भेजा गया था, इसीलिए। ओके, कंप्लीट लेक्चर नहीं भेजा गया था क्या? No, ma'am.
तो भी बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पा रहे हो? नो मैम। ओ ओके, किसी और को ये प्रॉब्लम आ रहा है? संजना, आपका भी पहला क्लास है? मैम हम लास्ट वाला क्लास किए थे मैम, जिस समय आप पढ़ा रही थी लास्ट टॉपिक चैप्टर 1 का, और फिर मैम अभी हम ज्वाइन किए। तो मैम मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए मैम, हम ज्वाइन नहीं है बायोलॉजी वाले ग्रुप में। अच्छा, तुम बायोलॉजी वाले ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पाई, ठीक है। आज क्लास के बाद या फिर अभी ले लो मेरा व्हाट्सएप नंबर, उस पे एक मैसेज ड्रॉप कर देना। ओके मैम। ठीक है, इस पे एक मैसेज ड्रॉप कर देना। आई प्रोवाइड यू विद द नोट्स और सब कुछ ग्रुप पे भी ऐड कर देंगे। ओके ओके, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है हमारे पास। प्रियशी, यस मैम। आज की क्लास में बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हो? नो मैम। अच्छा, हम लोग यहाँ पे बैक्टीरिया के सेल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? बैक्टीरिया के सेल के बारे में बात कर रहे हैं, और ये जस्ट न्यू टॉपिक है, आज ही स्टार्ट हुआ है। इसका एक्चुअल में पहले के टॉपिक से कोई लिंकेज नहीं था। आज का क्लास लेट अटेंड किए हो क्या? लेट स्टार्ट किए हो? यस मैम, कुछ रीजन था इस वजह से। ओके, तो इस वजह से भी हो सकता है कि थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा हो। थोड़ी देर अटेंड करके देखो, मतलब आज की क्लास को अटेंड करके देखो, कुछ लेक्चर्स अटेंड करके देखो, हो सकता है कि आप समझने लगो। और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो यू कैन व्हाट्सएप और टेक्स्ट मी ऑन दिस नंबर एंड आई विल हेल्प यू आउट। ओके मैम। ठीक है, आप इस पे टेक्स्ट या कुछ कर सकते हो। और वीडियोस आई विल ट्राई कि आपको प्रॉपर वीडियोस प्रोवाइड करवा दिया जाए, ठीक है? हम उसका देखते हैं, हम ध्यान देते हैं उसका। ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक और स्ट्रक्चर हम लोग देखे थे यहाँ पे, मीजोजोम, है ना? यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर हम लोग बनाए थे, दैट वाज मीजोजोम। ये दिख रहा है यहाँ पे मीजोजोम? Yes, ma'am. अब मीजोजोम का क्या काम है? हमारे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो रेस्पिरेशन में हेल्प कराता है, पता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हमारे बॉडी में वो रेस्पिरेशन में हेल्प कराता है। अब इनके पास तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये क्या करे बेचारे? तो इनके पास मीजोजोम प्रेजेंट होता है। इनके पास जो मीजोजोम है ना, वो रेस्पिरेशन में हेल्प कराएगा। ये जो मीजोजोम है ये रेस्पिरेशन में हेल्प कराता है, ठीक है? ये मीजोजोम जो है ये मेनली रेस्पिरेशन में हेल्प कराता है। ये इनर वॉल पे प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेशन करवाता है बैक्टीरियाज में। अब बैक्टीरिया सिंगल सेल के बने हुए हैं, एक सिंगल सेल का बना होता है बैक्टीरिया, तो उसके पास तो कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो नहीं हो सकता ना। हम तो मल्टी सेल्यूलर है, इसलिए चलो हमने लंग्स भी बना लिया, स्टमक भी बना लिया, सब कुछ बनाकर बैठे हैं हम लोग। पर इनके पास तो एक सिंगल सेल है, वो सिंगल सेल के अंदर ही जो होना है सो होना है। तो मीजोजोम इज अ स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट हियर फॉर रेस्पिरेशन। ओके, यहां तक लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरेटिवली इजियर। अच्छा, ये जो अभी हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल पढ़े, ये पूरा का पूरा दोबारा से रिपीट होता है। आई गेस चैप्टर नंबर 9 है आपका शायद, सेल 11th में। ये पूरा का पूरा चैप्टर, ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वहां पे दोबारा से हम रिपीट करेंगे, मतलब दोबारा पढ़ना होता है। वहां पर हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि एक नॉर्मल सेल कैसा होता है और एक बैक्टीरिया का सेल कैसा होता है, और एक प्लांट सेल कैसा होता है, एक एनिमल सेल कैसा होता है। तो वहां पे हम लोगों को दोबारा से ये कंपैरिजन पढ़ना होगा, ठीक है? तो अभी बस इसलिए थोड़ा जानना होता है क्योंकि बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए उनके बारे में। चलो, हो गया लिखना? यस मैम। चलो, लेट्स टॉक अबाउट द न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। अच्छा, किसी का अगर नहीं हुआ हो तो बता सकते हो, आई कैन गो बैक और टाइम दे सकते हैं लिखने का, तो वो कोई इश्यू नहीं है। डर डर कर नोट्स मत बनाना भूल जाना। ओके, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? सिंपल हिंदी में बता दो, क्या होता है न्यूट्रिशन? मेरे बॉडी को न्यूट्रिशन मिल रहा है, मतलब मेरे बॉडी को खाना मिल रहा है, हम उसे एनर्जी प्रोवाइड मिल रहा है तो हम लोग वर्क कर पा रहे हैं।
मेरे बॉडी को खाना मिलता है, हम जो खाना खाते हैं उसको मेरा बॉडी ब्रेक डाउन करता है, उसको मेरा बॉडी पीसेस में तोड़ता है, छोटे छोटे पीसेस में, और उससे एनर्जी रिलीज होता है। वो जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं एटीपी। तो अभी हम पेन उठा रहे हैं, पेन से लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सारा एनर्जी हमको कहाँ से मिल रहा है? क्योंकि हम दोपहर में जो खाना खाए थे वो अभी ब्रेक डाउन हो रहा है, उससे हमको एनर्जी मिल रहा है। सुबह जो ब्रेकफास्ट किए थे उसका थोड़ा बहुत एनर्जी अभी भी बाकी है। तो फूड के ब्रेकडाउन से एनर्जी मिलता रहता है कंटिन्यूअसली बॉडी को। अब फूड हम लोग किस तरीके से ले रहे हैं उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। मतलब फूड जो है वो बना बनाया खा रहे हैं, मतलब कि किसी पेड़ को तोड़कर खा रहे हैं, या खुद से हम खाना बना रहे हैं। खुद से खाना बनाने का मतलब है कि सनलाइट को यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहे हैं और खुद से ग्लूकोज बना रहे हैं। ऐसा होता है क्या? हम लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं क्या? No, ma'am. No, ma'am. तो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। सनलाइट को यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सबको यूज करके हम लोग खाना नहीं बनाते हैं। तो मेनली हम लोग हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, हम लोग हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक, क्योंकि वो अपना खुद का खाना खुद से बनाते हैं। अब खाना बनाने का मतलब ये नहीं हुआ कि मार्केट से दाल चावल ले आए और उसको पकाकर खा रहे हो, तो आप ऑटोट्रॉपिक नहीं कहलाओगे। अगर उस दाल चावल को भी अपने बॉडी के अंदर बनाने लग जाओ तब ऑटोट्रॉपिक कहलाओगे। ठीक है? तो यहाँ पे बैक्टीरिया में क्या होता है? बैक्टीरिया खुद से खाना बनाता है या फिर बैक्टीरिया दूसरों को खाता है? बैक्टीरिया में दोनों होता है। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं, और बैक्टीरियाज हेट्रोट्रॉप्स भी हो सकते हैं। अच्छा, हेटेरोप्स लिख दिए है ना। बैक्टीरियाज खुद से भी खाना बनाते हैं, और बैक्टीरियाज जो है वो हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं, दूसरे का खाना भी खाते हैं। ठीक है? मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज, आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है कि मोस्टली हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। ज्यादातर बैक्टीरिया जो है वो खुद का खाना नहीं बना सकते हैं, दे आर हेट्रोट्रॉप्स। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज आर हेट्रोट्रॉप्स। ओके, अब ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में लिखो। वील स्टार्ट विद ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया फर्स्ट। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में लिखो, ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद से खाना बना रहे हैं या दूसरों को खा रहे हैं? Ma'am, मैम खुद से सेल्फ खा- प्रिपेयरिंग खुद से फूड। खाना बना रहे हैं। ठीक है? तो ऑटोट्रॉपिक में लिखो, these bacteria can prepare their own food, can prepare their own food. These bacteria can prepare their own food using प्लांट क्या यूज करते हैं? सनलाइट यूज करते हैं, यूजिंग सनलाइट। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि केमिकल्स को यूज करके खाना बनाते हैं। तो दीज बैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर फूड यूजिंग सनलाइट और केमिकल एनर्जी। एनर्जी कहीं से भी मिले तो खाना बना सकते हैं ये, चाहे वो केमिकल से मिले या फिर सनलाइट से मिले, दे कैन प्रिपेयर देयर। Autotrophic bacteria are of two types. They can prepare their own food using sunlight or chemical energy. ठीक है? अभी देखो, ऑटोट्रॉपिक में अब दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। ऑटोट्रॉपिक में अब दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया दो तरह के हो सकते हैं आपके पास। एक होगा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, मतलब अभी हम समझाएंगे। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक
और दूसरा होगा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक। नाम से कुछ पता लग रहा है क्या? यस मैम। Yes, क्या ma'am. बताओ? मैम कीमो मतलब कि मैम केमिकल से जो बना है। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? प्लांट्स में होता है। Yes, यस फोटो मैम। जो वर्ड है ना, फोटो जो वर्ड है उसका मतलब होता है लाइट। ठीक है, फोटो का मतलब होता है लाइट। तो अगर लाइट के प्रेजेंस में कोई ऑर्गेनिज्म अपना खुद का खाना बना रहा है, फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब बनाना। ठीक है, यहाँ पे छोटे से लिख देते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। बनाना मतलब केला नहीं, सिंथेसिस मतलब मैम खाना टू बनाना, प्रिपेयर। फॉर्मेशन। यस, टू प्रिपेयर। ठीक है, तो लाइट के प्रेजेंस में अगर कोई कुछ बना रहा है तो वो होगा फोटोसिंथेटिक। ओके, तो द ऑटोट्रॉप्स व्हिच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो यहाँ पे लिखो कि बैक्टीरियाज प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड, बैक्टीरिया preparing their own food, preparing their own food in the presence of, in the presence of क्या? सनलाइट। क्योंकि और तो कोई लाइट से इनको मतलब नहीं है। हमारा नेचुरल ओनली सोर्स ऑफ लाइट क्या है? अगर नेचुरल बात करें, बल्ब वगैरह को छोड़ दो, तो ओनली सोर्स ऑफ लाइट क्या है? हमारा सन है। ठीक है, तो बैक्टीरिया अगर खुद का खाना बना रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उसको बोलेंगे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। Bacteria preparing their own food using the chemical energy, bacteria preparing their own food using chemical energy is known as chemosynthetic autotroph। ठीक है, समझ रहे हो? Yes, ma'am. अगर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स के बीच में डिफरेंस लिखने को आ जाए, तो आगे और क्या लिखोगे कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स में क्या होता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे लिखोगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जो पिगमेंट्स आपके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करवाएं, वो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इनके पास। फोटोसिंथेटिक, वेट अ सेकंड, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। जिनमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है उनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट, और जिनमें कीमोसिंथेसिस हो रहा है उनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर एब्सेंट। पूरा सेंटेंस लिखना आप लोग। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होता है? कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का नाम याद आ रहा है प्लांट में जो प्रेजेंट हो? Ma'am, chlorophyll. यस, गुड, क्लोरोफिल। Chlorophyll. क्लोरोफिल, यस यस, गुड। क्लोरोफिल जैसे पिगमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ऑटोट्रोपिक बैक्टीरियाज में, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया में, और क्लोरोफिल जैसे पिगमेंट्स एब्सेंट होते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स में। अब फोटोसिंथेसिस होने के लिए जरूरी है क्लोरोफिल का होना। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस तभी होगा जब कोई पिगमेंट प्रेजेंट हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो
इट डज नॉट यूज ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है, ऑक्सीजन का लिबरेशन होता है। तो यहाँ पे लिखो इट डज नॉट यूज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम O2 लिख रहे हैं। इट यूजेस ऑक्सीजन। अभी एग्जाम्पल्स लिखेंगे। देखो इनके एग्जाम्पल्स ना, बैक्टीरिया में जो नाम होते हैं ना, थोड़े खतरनाक से नाम होते हैं। तो नाम को देख करके डरना नहीं, घबराना नहीं, ठीक है। अगर इनके बारे में बात करें, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में बात करें, तो पहला नाम है क्लोरोबियम। क्लोरोबियम ये साइंटिफिक नेम है, तो अंडरलाइन करना, क्लोरोबियम। सेकंड नाम है यहाँ पे रोडोस्पिरिलम। रोडोस्पिरिलम नाम से इस बैक्टीरिया का शेप पता चल रहा है क्या? Yes, ma'am. यस मैम, स्पिरिला Spring स्पाइरल shape. शेप का है, स्प्रिंग लाइक है, ठीक है, क्योंकि स्पिरिलम जब भी देखो मतलब स्प्रिंग लाइक शेप है, स्पाइरल शेप है। अब कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का एग्जांपल लिखो। एक तो होगा नाइट्रोकॉकस। जितने भी नाइट्रो वाले बैक्टीरिया है ना, सारे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। नाइट्रोकॉकस, इन सबका काम हम लोग आगे देखेंगे। नाइट्रोजन, प्लांट को नाइट्रोजन देने में इन सबका काम आता है, जो कि हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना है। नाइट्रोकॉकस, नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोसोमोनस, एक और है जिसका नाम है नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, लिख लो यहां तक। अच्छा, ये सब आपके एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। मतलब ये सारे नाम को सुनोगे, रोडोस्पिरिलम के बारे में भी सुनोगे, पर अभी अगर देखो मोनेरा, किंगडम मोनेरा को देखोगे अगर चैप्टर 2 में, तो किंगडम मोनेरा बस 2 पैराग्राफ में खत्म कर दिया है। पर स्कूल के एग्जाम्स में डिटेल में पूछा जाता है क्वेश्चन, इसीलिए यहाँ पर डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं। स्लाइड ऊपर नीचे कुछ करना होगा तो बता देना, अगर लिखना हो जाए तो भी बता देना। Excuse me, ma'am. हाँ। Ma'am, can you show me your number again? Yeah. Okay. कहाँ था? ठीक है। Yes, ma'am. Thank you. मैम ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के पास लेके चलिए ना मैम। फिर से बताना संजना। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया मैम, वो मेरा छूट गया था। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या? ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या मैम? लिखना है मैम, वो छूट गया था। अच्छा, लिख लो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, यहाँ है। यस मैम। अच्छा, पिछले क्लास में आप लोगों को बताए थे कि एक कॉपी बना लेना, एक कॉपी बना लेना जिसमें हम जो कोई भी बायो के वर्ड का मीनिंग बताएं वो लिखते रहना साथ के साथ। वैसा कुछ कर रहे हो अभी? अगर ऐसा एक कॉपी बना लोगे तो आगे बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि हम हर एक वर्ड को तोड़ के उसका मतलब बताते हैं। ऑटो मतलब खुद से बना, खुद से, और ट्रॉपिक मतलब एनर्जी। तो हर एक वर्ड का हम मीनिंग्स तोड़ तोड़ के बताते हैं। तो अगर लिखते जाओगे ना उस चीज को, और अगर एक पूरे जगह लिखते जाओगे, तो एक टाइम आएगा कुछ चैप्टर्स के बाद, जबकि एक वर्ड को आप देखोगे और खुद उसका मतलब निकाल लोगे, क्योंकि आप उसको तोड़ करके उसका मीनिंग खुद ही समझ जाओगे। तो इसीलिए ये जो हम मतलब लिखते हैं साइड साइड में, वो उसको प्लीज लिख लिया करो, क्योंकि ये फ्यूचर में काम आएगा आपके। और अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी तो जस्ट चैप्टर 2 है। टोटल मिला करके 16 + 22 38 चैप्टर्स पढ़ना होता है 11th और 12th मिलाकर।
तो ये तो बस चैप्टर 2 है, तो और चैप्टर 2 में भी ये बस पहला, तीसरा, चौथा पेज है ये, तो इसीलिए लिखते जाना साथ के साथ। मैम कंप्लीटेड। ठीक है, डन। यस मैम। ओके, चलो आगे लिखें फिर। ये हुआ हमारा ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अब अगर हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया है तो वो खुद का खाना खुद से नहीं बना सकता है ना। हेट्रोट्रॉपिक अगर है बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया है तो वो खुद से खाना नहीं बना सकता है, वो दूसरों पे डिपेंडेंट है खाना बनाने के लिए, खाना लेने के लिए। खुद से खाना नहीं बना सकता, वो दूसरों पे डिपेंडेंट है। तो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया में लिखो, हेट्रोट्रॉप दो तरह के होते हैं। हेट्रोट्रॉप में पहले लिखो दे विल रिसीव देयर फूड, they will receive their food, definition में लिखो they will receive their food, they will receive their food, they will receive their food from dead decaying matter, dead decaying matter, जो ऑर्गेनिजम्स का डेथ हो चुका है और वो जमीन पर सड़ रहे हैं, उनसे खाना या तो ऑब्जॉर्ब करेगा। They will receive their food from dead decaying matter or through other living organisms, or through other living organisms। या तो डेड डिकेइंग मैटर को खाएंगे या फिर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड करेंगे। ये हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया को हम दो पार्ट में फिर से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ऑटोट्रॉप्स को दो में डिवाइड किए थे ना, वैसे ही हेट्रोट्रॉप्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो सकते हैं आपके पैरासिटिक बैक्टीरिया, पैरासिटिक बैक्टीरिया जो पैरासाइट्स होंगे, एक तो हो गए आपके पैरासाइट्स, और दूसरे होंगे आपके पास सैप्रोफाइट्स, जिसको हम लिख सकते हैं सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। ठीक है, अगर पैरासिटिक बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो पैरासिटिक बैक्टीरिया they obtain their food, they obtain their food, they obtain their food from other living organisms, they obtain their food from other living organisms। पैरासिटिक बैक्टीरिया they obtain their food from living organisms, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह करके उसका खाना खाएंगे। जैसे मान लो मेरे अंदर एक बैक्टीरिया घुस जाए तो आई एम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, आई एम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, पर वो बैक्टीरिया मेरे पेट के अंदर घुस करके मेरा खाना खा रहा है, तो वो पैरासाइट है, क्योंकि हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और मेरे अंदर रह करके या फिर मेरे स्किन पे रह करके वो मेरा खाना खा रहा है, वो मेरे एनर्जी को यूज कर रहा है। तो जब मैम जैसे लीच होता है, हाँ जी बोलो मैम जैसे लीच होता है मैम, वो जो काऊ के ऊपर बैठ जाता है उसका, जैसे लीच होता है, जैसे लीच होता है जो कि काऊ के ऊपर बैठ के काऊ के खाने को सक करता है, काऊ के ब्लड को सक करता है। ठीक है, जैसे लीच होता है, लाइस होता है, टिक्स होता है, ये सब जैसे होता है। लीच इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अ पैरासाइट। मॉस्किटो पैरासाइट नहीं होता, ठीक है, मॉस्किटो पैरासाइट नहीं होता, विच यू विल लर्न अबाउट इन लेटर चैप्टर्स।
मस्क्यूटो को आपके खाने में कोई, आपके खून में कोई इंटरेस्ट नहीं होता एक्चुअली, पता है, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको खून में इंटरेस्ट नहीं होता, बट वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत चटकारे लेकर के आपका खून पी रहे हैं, आपके खून से उनको बहुत टेस्ट। आलोक आवाज नहीं आया। मैम लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए मैम हाँ, good, सही life है। cycle करने के लिए तो अच्छा, एक चीज पता है मस्क्यूटो के बारे में, कि मस्क्यूटो में मेल मच्छर कभी नहीं काटता है, हमेशा फीमेल मच्छर काटती है। यस मैम। ये पता है ना, क्योंकि उन लोगों को खाना नहीं होता है आपका ब्लड, उनको ऐसा नहीं है कि वो आपका खून पी पी कर मोटे हो रहे हैं। हम लोग बोलते हैं ना हमारा खून पीकर मोटा हो गया ये मच्छर, ऐसा नहीं है कि वो आपका खून पीकर मोटा हो रहा है। बैक्टीरिया सॉरी मस्क्यूटो या फिर मच्छर का खाना क्या होता है, उसका खाना होता है प्लांट सैप। प्लांट से जो जूस निकलता है ना, मस्क्यूटो उसको खाते हैं। हमारे बॉडी से खून क्यों चूसते हैं फिर? क्योंकि उनको अपना लाइफ साइकिल पूरा करना होता है। वो जो एग ले करेंगे ना, वो किसी के ब्लड में ही अपना एग ले कर सकते हैं। तो अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए वो हमारा ब्लड सक करते हैं। ठीक है, वो ब्लड क्यों यूज करते हैं? अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। और एग ले करना किसका काम है? एग ले करना फीमेल का काम है, मेल तो एग ले करते नहीं है। तो इसीलिए मेल मस्कीटो नहीं काटता कभी, हमेशा फीमेल मस्कीटो काटती है। ठीक है, समझ रहे हो कंसेप्ट? ठीक है, मैम तो Yes, एक ma'am. में स्टमक में नहीं होगा मैम? क्या बोल रहे हो? मैम तो एक लेग स्टमक में ही होगा। फिर से बोलना। मैम एक लेग स्टमक में होगा मैम। एग लेइंग स्टमक में होता है, हाँ, मस्क्यूटो के स्टमक में होता है एग लेइंग। ठीक है, फीमेल मस्क्यूटो के स्टमक में होता है। और हम लोगों को वो भी पढ़ना है, इस क्लास में नहीं पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं जब प्लाज्मोडियम पढ़ते हैं, मलेरिया जब पूरा पढ़ते हैं तो उस टाइम पे उसका लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। तो उस टाइम पे पूरा पढ़ोगे कि कैसे कैसे एग से अलग अलग लार्वा बन रहा है, वो पूरा पढ़ना होता है उस टाइम पे। ठीक है, तो दैट वाज पैरासिटिक बैक्टीरिया। वापस आ जाओ, पैरासिटिक बैक्टीरिया जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करे। सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया क्या होगा? ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर। obtain their food from dead and decaying matter. Obtain their food from dead and decaying matter. That is saprophytic bacteria. ठीक है, जो पहले से मरे हुए हैं ऑर्गेनिजम्स, उनपे जो फीड करता है, उनको जो खा करके उनको गलाता है, उनको बोलते हैं हम सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। आगे बढ़े। यस मैम। चलो, पैरासिटिक बैक्टीरिया में दो तरह का हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया। ठीक है, पैरासिटिक दो तरह के हो सकते हैं, पैरासाइट्स दो तरह के हो सकते हैं। तो पैरासिटिक में अगर हम डिवीजन करें तो एक होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट, दूसरा होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट। रुको, हम लिख करके बताते हैं। एक होता है ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेशन का मतलब पता है? ऑब्लिगेशन Ma'am, compulsory. कंपल्सरी। यस, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कंपल्सरी। और फैकल्टेटिव का मतलब होता है कि चलो कर भी लिए नहीं भी किए कोई बात नहीं। ठीक है, ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंपल्सरी और फैकल्टेटिव का मतलब होता है कि कर भी लिए तो कोई नहीं और अगर नहीं भी किए तो कोई नहीं चलता है। ठीक है, ऑब्लिगेट मींस कंपल्शन और फैकल्टेटिव मींस कभी कभार। ठीक है, तो ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड फैकल्टेटिव, wait a second, obligate parasite and facultative saprotroph होगा यहाँ पे। भाई इनको लग रहा था कुछ गड़बड़ लिखा है।
ये बता रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि क्यों सैप्रोट्रॉफ पैरासाइट का, जबकि पैरासाइट का डिवीजन है, फिर हम लोग सैप्रोट्रॉफ यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं। अभी इसका मतलब समझो। देखो, अब बैक्टीरिया पैरासिटिक है, उसके पास दो ऑप्शन है। बैक्टीरिया पैरासिटिक है, ये बात तो क्लियर कि पैरासिटिक है मतलब कि लिविंग बॉडी पे फीड करेगा, ठीक है। तो पैरासिटिक दो तरह का हो सकता है, या तो ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट मतलब कंपल्सरी पैरासाइट, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम लिविंग बॉडी पे ही फीड करेंगे, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये ऑलवेज पैरासाइट होते हैं। ये मतलब डेड डिकेइंग मैटर को खाएंगे ही नहीं, खाएंगे ही नहीं। कितना भी डेड डिकेइंग मैटर दे दो, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही खाएंगे, उनके ऊपर ही रहेंगे ये, ठीक है। तो ऑब्लिगेट मतलब कंपल्सरी, तो ये जो होते हैं ये कंपल्सरी पैरासाइट होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग मटेरियल पे ही फीड करेंगे, लिविंग बॉडी पे ही फीड करेंगे। फैकल्टेटिव सैप्रोट्रॉफ क्या होता है? फैकल्टेटिव सैप्रोट्रॉफ का मतलब होता है they are mostly parasite, but can also act as saprotroph। सैप्रोफाइट लिख सकते हो, सैप्रोट्रॉफ लिख सकते हो, एक ही बात है। मतलब कि फैकल्टेटिव सैप्रोट्रॉफ क्यों लिखे हैं, ये पैरासाइट्स ही होते हैं, पर इनके साथ ऐसा जिद नहीं है, ये कोई जिद्दी नहीं होते कि खाएंगे तो लिविंग बॉडी को ही खाएंगे वरना जीवन में कुछ नहीं खाएंगे, इनके साथ ऐसा नहीं होता। इनका होता है कि हाँ यार हम लोग पैरासाइट हैं, हम लोग जनरली लिविंग बॉडी पे खाते हैं, पर अब क्या करें, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं प्रेजेंट है, तो चलो हम लोग सैप्रोट्रॉफ बन जाते हैं, डेड डिकेइंग मैटर को खा लेते हैं, ठीक है। तो कभी कभी पैरासाइट, मतलब याद करने का तरीका है, ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होगा हमेशा पैरासाइट, ठीक है। हमेशा पैरासाइटिस, हमेशा पैरासाइटिस, ऑब्लिगेट पैरासाइट। फैकल्टेटिव सैप्रोट्रॉफ मतलब मोस्टली पैरासाइट बट कभी कभी सैप्रोट्रॉफ, मोस्टली पैरासाइट पर कभी कभी सैप्रोट्रॉफ। कभी कभी सैप्रोट्रॉफ, समझ रहे हो? ये बस याद करने का तरीका, एग्जाम में मत लिख देना कभी कभी सैप्रोट्रॉफ। एग्जाम्पल अगर लिखें तो हमेशा पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट का एग्जाम्पल है माइकोबैक्टीरियम लिप्रे। और भी एग्जाम्पल्स हैं पर माइकोबैक्टीरियम लिप्रे लिख लो अभी। माइकोबैक्टीरियम लिप्रे कौन सा बीमारी कॉज करता है पता है? लेप्रेसी के बारे में सुने हो? लेप्रोसी के बारे में सुने हो? ये जो है माइकोबैक्टीरियम लिप्रे, इट कॉजेज लेप्रोसी। लेप्रोसी एक बीमारी होती है, सबसे पहले तो वो छुआछूत की बीमारी नहीं होती है, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि किसी लेप्रेसी वाले ने छू दिया तो आपको लेप्रेसी हो जाएगा। सबसे पहला जो ये मिथ है, जो सोसाइटी में जो ये कंसेप्ट है कि लेप्रेसी वालों को दूर रखो, ये गलत होता है, ठीक है, क्योंकि छूने से उनको लेप्रेसी नहीं होता। अब लेप्रेसी में क्या होता है कि उनके जो हाथ पैर है अपने आप मुड़ने लग जाते हैं, एंड समटाइम्स इवन द फिंगर्स स्टार्ट फॉलिंग ऑफ, मतलब उंगलियां टूट टूट कर गिरने लग जाती है। तो लेप्रेसी इज अ डिजीज, इट इज नॉट अ गुड डिजीज, इट इज अ वेरी बैड डिजीज, बट इट इज नॉट कंटेजियस, एक से दूसरे को नहीं फैलता है ये, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है माइकोबैक्टीरियम लिप्रे। और फैकल्टेटिव सैप्रोट्रॉफ में लिखो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ये कौन सा बीमारी कॉज करेगा? मैम टीबी।
टीबी, ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है। नजर आ रहा है ना? यस यस चलो यहाँ तक लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कोई और भी स्टूडेंट है क्या जिनका चैप्टर 1 मिस हुआ है? एक्सेप्ट फॉर प्रियश्री। संजना, आपका भी मिस हुआ है चैप्टर 1? ओके, जिस किसी का भी मिस हुआ है या कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, एक और वीडियो है विच इज प्रेजेंट ऑन यूट्यूब, और टेक्स्ट कर देना, आई विल सेंड यू द लिंक, आई विल सेंड यू द नोट्स एज वेल। इस चैप्टर के नोट्स भी आपको भेज देंगे और आप उसके हेल्प से वो वीडियो देख सकते हो। दैट वीडियो इज अवेलेबल फॉर एवरीवन, वो वीडियो कोई भी देख सकता है, दैट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो वो वीडियो देख करके भी आप समझ सकते हो चैप्टर 1, मतलब एक क्विक रिविजन के लिए वहां पे भी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो वहां पर भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक हो गया लिखना, आगे बढ़े। यस Yes. यस मैम। चलो आगे लिखो, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया का 2 डिवीजन पढ़ेंगे, वैसे ही जैसे पैरासाइट का पढ़े थे वैसे ही पढ़ेंगे। सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया लिखो। सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया में 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। एक बता सकते हो क्या क्या होगा पैरासिटिक को देखते हुए? मैम obligate saprotrophs and facultative parasite. पैरासाइट, करेक्ट। एक होगा आपका ऑब्लिगेट सैप्रोट्रॉफ, जो हमेशा सैप्रोट्रॉफ ही रहेगा, उसको कितना भी ताजा ह्यूमन बीइंग लाके दे दो, बोलो कि चलो इस नए ताजे ह्यूमन बीइंग पे आपको फीड करना है, ये बिल्कुल फ्रेश है, इस इंसान पे आपको फीड करना है, इसके अंदर पैरासाइट बन के रहना है, वो नहीं बनेगा, उसको सड़ा गला खाना ही पसंद आता है। ठीक है, तो एक होता है ऑब्लिगेट सैप्रोट्रॉफ, जिसको कि कितना भी नया ताजा इंसान दे दो वो अपने सड़े गले खाने को ही खाएगा। और एक होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ऑब्लिगेट सैप्रोट्रॉफ्स, ऑलवेज सैप्रोट्रॉफ, मतलब इनको कुछ भी दे दो ये अपने सड़े हुए खाने को ही खाएंगे। ऑलवेज सैप्रोट्रॉफ, ऑलवेज, ये कुछ और खा ही नहीं सकते हैं। ऑलवेज सैप्रोट्रॉफ। फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या होता है? दे आर मोस्टली सैप्रोट्रॉफ, दे आर मोस्टली सैप्रोट्रॉफ, but can feed on, but can act as parasite if needed। अगर जरूरत पड़ी तो ये पैरासाइट भी बन जाएंगे। इनके साथ ऐसा नहीं है कि बासी खाना ही खाना है इनको, ये इनका मन करता है तो ये लोग नया ताजा खाना भी खा लेते हैं। ठीक है, अगर मोस्टली सैप्रोट्रॉफ होते हैं, पर अगर नहीं प्रेजेंट है कुछ गंदा सा खाना तो क्या खाएंगे, तो कुछ ताजा खा लेते हैं चलो आज। तो एक्ट एज पैरासाइट इफ नीडेड। ठीक है, तो फैकल्टेटिव पैरासाइट्स आर कभी कभी पैरासाइट्स। कभी कभी पैरासाइट, कभी का स्पेलिंग सही है ना? यस मैम। यही होना चाहिए। कभी कभी पैरासाइट्स।
और ये हमेशा सैप्रोट्रॉफ, हमेशा सैप्रोट्रॉफ। एग्जाम्पल्स देखते हैं चलो। हमारे ऑब्लिगेट सैप्रोट्रॉफ का एग्जाम्पल है, ऑब्लिगेट सैप्रोट्रॉफ का एग्जाम्पल है राइजोपस। एक सेकेंड, राइजोपस नहीं है। आलोक, राइजोपस लिखे हो? मैम कहाँ मैम? राइजोपस लिखे हो ऑब्लिगेट सैप्रोट्रॉफ में? मैम एग्जाम्पल नहीं लिखी। यस मैम, राइजोपस ही मैम। राइजोपस काटो, हम बता रहे हैं एग्जाम्पल। राइजोपस फंजा ही होता है। मिस्टेक से लिख ली होंगे मैम। क्या? मैम मिस्टेक से लिख ली होंगे मैम। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो तुम सारा मेरा नोट्स नहीं बनाए हो क्या? मैम आप ही का होगा तो मैम, कहीं छूट दिया होगा तो मैम आगे अच्छा पीछे हो गया थोड़ा सा। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल लिखो पेनिसिलियम। राइजोपस फंजा ही होता है, राइजोपस नहीं होगा। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम लिखो इसमें। अंडरलाइन करना क्योंकि साइंटिफिक नेम है। और फैकल्टेटिव पैरासाइट में लिखो स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस का शेप क्या होगा? मैम स्फेरिकल। स्फेरिकल। क्यों? क्योंकि कॉकस है, कॉकस मतलब स्फेरिकल होता है। जिनका क्लास में हुआ है पिछला वाला, कॉकस मतलब स्फेरिकल होता है, बैसिलस मतलब रॉड शेप्ड होता है, विब्रियो मतलब कॉमा शेप्ड होता है, और एक और क्या बचा है, स्पिरिलम मतलब स्पाइरल शेप होता है। मैम बाकी सब एग्जाम्पल ठीक लिखा हुआ है ना मैम? बाकी एग्जाम्पल्स ठीक है, अगर मेरा ही लिखवाया हुआ लिखे हो तो ठीक है, वरना हमको एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा तुम्हारा। बाकी तो वैसे हमको सही लग रहा है, जैसे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, वो सबका सही एग्जाम्पल था, वो सारे एग्जाम्पल सही था। तो जहां जहां हमको गलती नजर आ रहा है लोग, वहां पे हम बता देंगे, वहां पे अपने कॉपी में करेक्शन कर लेना। बेसिकली हम नहीं चाहते कि पहले जो स्टूडेंट्स पढ़े हैं और अभी जो स्टूडेंट्स नए पढ़ रहे हैं उनके नोट्स में डिफरेंस हो, इसलिए जो पहले पढ़ चुके हैं उनके नोट से ही अभी का नोट्स लिखवा रहे हैं, ताकि तुम लोगों के नोट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस ना आए। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो इस वजह से आई एम रेफरिंग टू द नोट्स जो कि पहले पढ़ चुके हैं। तो श्रेया, आलोक, ये लोग पहले ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनके नोट्स से ये लिखवा रहे हैं ताकि नोट्स में डिफरेंसेस ना आए किसी के। चलो लास्ट टाइप हम लोग लिखेंगे आज का, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक का मतलब पता है? सिम्बायोटिक का मतलब होता है साथ में मिलजुल कर रहना, तालमेल बनाकर रखना। ठीक है, साथ में मिलजुल कर बांट कूट कर रहना आराम से, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तो these bacteria, इसमें लिखो these bacteria live in soil, these bacteria live in root nodules, लिखो root nodules of plants। इसका मतलब अभी हम समझाएंगे, पहले लिख लो root nodules of plants। These bacteria live in root nodules of plants and convert atmospheric nitrogen into nitrogenous compounds,
लाइक अमाइनो एसिड, लाइक अमाइनो एसिड। एग्जाम्पल में लिखो राइजोबियम। अभी इसका मतलब बताते हैं क्या है, पहले लिख लो। हो गया? यस Yes, मैम। अच्छा, अब देखो प्लांट को ना नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स से ये एक प्लांट है, कोई भी प्लांट जो है उसके ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्लांट्स ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पे सॉइल है, ये सॉइल प्रेजेंट है, यहाँ पे प्लांट प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस प्लांट के पास रूट्स होगा, राइट? हर प्लांट के पास रूट होता है, तो इस प्लांट के पास भी रूट होगा। कुछ ऐसा रूट बना रहे हैं यहाँ पे। अब प्लांट को नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है, और हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारा नाइट्रोजन प्रेजेंट है। किसी को परसेंट याद है नाइट्रोजन का, कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है? 78%। 78%, राइट। तो बहुत सारा नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ऐसे ओपन में बहुत सारा नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, पर प्लांट जो है ना उसके पास वो एबिलिटी नहीं है कि वो नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब कर सके। एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए, पर प्लांट जो है खुद से नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकता। ये तो बहुत मुश्किल वाला बात हो गया। तो ऐसे में अब प्लांट क्या करे? तो प्लांट का जो ये रूट देख रहे हो ना, यहाँ पे किसी किसी रूट्स में ऐसे नोड्यूल्स बने होते हैं। ठीक है, कभी कभार एक किसी प्लांट को अगर उखाड़ कर देखोगे, उसको जमीन से ऐसे खींच कर देखोगे, जैसे बादाम का जो पेड़ होता है ना, बादाम का जो पौधा होता है, उसमें ऐसे नोड्यूल्स आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें रहता है बैक्टीरिया। ठीक है, इस नोड्यूल में रहता है बैक्टीरिया, यहाँ पे बैक्टीरिया रहता है। अब इस बैक्टीरिया का काम क्या है? ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेगा और इस नाइट्रोजन को अमाइनो एसिड में चेंज कर देगा। अमाइनो एसिड के बारे में आगे जानोगे, अभी बस जान लो कि अमाइनो एसिड एक बायोमोलिक्यूल होता है। बायोमोलिक्यूल होता है जो कि हेल्प करता है प्रोटीन के फॉर्मेशन में। प्रोटीन बनाने में अमाइनो एसिड का रोल होता है, मतलब प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड का ही बना होता है। तो अब प्लांट जो है नाइट्रोजन नहीं ले सकता था, पर प्लांट अमाइनो एसिड ले सकता है। तो बैक्टीरिया क्या किया? बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन को ऐसे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया जो कि प्लांट ले सकता है। कैसे लेगा? रूट के थ्रू लेगा, रूट के थ्रू प्लांट कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो ये तो बैक्टीरिया अच्छा बैक्टीरिया हुआ ना, समझ रहे हो? ये तो अच्छा बैक्टीरिया हुआ जो कि प्लांट के लिए नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है। पर यहाँ पे बैक्टीरिया को अपना भी एक मतलब होता है। ये बैक्टीरिया अगर रूट नोड्यूल में रह रहा है, प्लांट के अगर रूट में ये बैक्टीरिया रह रहा है, तो इससे इस बैक्टीरिया का क्या मतलब होगा? इस बैक्टीरिया को क्या फायदा होगा इससे? मैम फूड एंड शेल्टर मिलेगा मैम। हाँ, एक तो प्लांट उसको शेल्टर दे रहा है, एक तो बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह दे रहा है प्लांट, और दूसरा प्लांट जो कुछ भी खाना बनाएगा ना, ये बैक्टीरिया उस खाने को खा लेगा। मतलब सारे खाने को नहीं खाएगा, थोड़ा थोड़ा खाना बैक्टीरिया को भी मिलता रहेगा। तो बैक्टीरिया को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, वो आराम से रूट के नोड्यूल में बैठा रहेगा और नाइट्रोजन बनाता रहेगा, नाइट्रोजन को फिक्स करके अमाइनो एसिड बनाता रहेगा, और साथ के साथ प्लांट का थोड़ा थोड़ा फूड खाता रहेगा। तो ऐसा होता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जो कि तुम्हारा हेल्प करेगा पर उसको रिटर्न में फेवर चाहिए। ठीक है, मतलब बर्थडे में बर्थडे गिफ्ट लेकर आएगा पर उसको रिटर्न गिफ्ट चाहिए। समझ रहे हो ना?
तो ऐसा होता है आपका कौन सा बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। इज दैट ओके? समझ रहे हो? यस मैम। यस यस ठीक है, ठीक है, ओके। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया और ये सब जितना भी कंसेप्ट्स है, ये सब आगे जब हम लोग पढ़ते जाएंगे तो पूरा का पूरा टॉपिक आएगा जहां पर कि डिटेल में पढ़ना होगा। पर यहाँ पर वर्ड आ रहा है, आप लोग ऐसे वर्ड देखकर ऐसे घबरा ना जाओ कि अरे ये क्या आ गया, इसलिए बस इंट्रोडक्शन देते जा रहे हैं, वरना ये सारे टॉपिक्स आपको आगे भी डिटेल में पढ़ना है। मतलब ऐसा नहीं कि अगले ही चैप्टर में मिल जाएगा, धीरे धीरे जब हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का जिक्र होता है। ओके, समझ में आ रहा है यहाँ तक? किसी का कोई डाउट? मैम ऊपर कीजिएगा, मैम यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम, मैम समझे ही नहीं। अच्छा, हाँ ऊपर कर रहे हैं, क्या समझना है? मैम हम अभी तक फैक्युलेटिव पैरासाइट तक पढ़े, क्योंकि मैं मेरा नेटवर्क की प्रॉब्लम सबसे हम अब बाहर अंदर कर रहे हैं। फैक्युलेटिव पैरासाइट तक हम लिखे हैं और सुने हैं। अच्छा, उसके बाद सुने ही नहीं हो कुछ? यस मैम, यहाँ तक मैम। फैकल्टेटिव उसके बाद पैरासाइट तक सुने हो ना? यस मैम। अच्छा, तो यहाँ तक लिख यस लिए हो? मैम। नो मैम, कुछ नहीं सुने। एक काम कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्या संजना? संजना, यस मैम। स्क्रीनशॉट ले लो और फिर घर में इसको यस मैम। दोबारा से लिख लेना, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो, ओके मैं मैम। कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपका ये छूटा है ना, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया छूटा है ना? यस मैम। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्लांट्स के रूट में रहते हैं, ठीक है? हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारा नाइट्रोजन है, पर प्लांट्स नाइट्रोजन को यूज नहीं कर पाता, जबकि प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए ग्रोथ के लिए। प्लांट कितना भी कोशिश करता है, नाइट्रोजन को यूज ही नहीं कर पाता है। तो बैक्टीरिया जो प्लांट के रूट में रहते हैं, वो प्लांट का हेल्प करते हैं। वो नाइट्रोजन को पकड़ते हैं, उनको अमाइनो एसिड में चेंज करते हैं, फिर प्लांट जो है वो अमाइनो एसिड को यूज कर पाता है, ठीक है? अमाइनो एसिड को अब्सॉर्ब कर पाता है, जबकि ऐसे नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब नहीं कर पाता। तो बैक्टीरिया क्या हेल्प कर रहा है? नाइट्रोजन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा है। अमाइनो एसिड क्या है? तो अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाने के काम में आता है। अमाइनो एसिड इज अ बायोमोलिक्यूल जो कि प्रोटीन बनाने के काम में आता है। तो बैक्टीरिया हेल्प कर रहा है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहा है, नाइट्रोजन को अमाइनो एसिड में चेंज कर रहा है, तो उसको रिटर्न में कुछ फेवर चाहिए। तो रिटर्न में उसको फेवर क्या मिलता है? प्लांट जो कुछ भी खाना बनाता है उसका थोड़ा थोड़ा खाना बैक्टीरिया को भी मिलता रहता है, ठीक है? तो अगर बैक्टीरिया प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है, नाइट्रोजन को अमाइनो एसिड में चेंज कर रहा है, तो उसके बदले में बैक्टीरिया को प्लांट से खाना मिलता है, ठीक है? तो जहां दो तरफा रिलेशनशिप हो, मतलब कि पर्सन ए पर्सन बी का हेल्प कर रहा है और पर्सन बी पर्सन ए का हेल्प कर रहा है, ऐसे रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलेंगे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जो कि किसी के बर्थडे में गिफ्ट लेकर जा रहा है, पर एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको उतना ही महंगा रिटर्न गिफ्ट मिले। समझ रहे हो? मतलब जितना हेल्प कर रहा है उतना ही उसको रिटर्न में फेवर भी चाहिए। पर ये दोनों तालमेल बैठा करके आराम से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, ना प्लांट को कोई दिक्कत, ना बैक्टीरिया को कोई दिक्कत, ठीक है? मजे में इनकी लाइफ कटती है। ओके, ठीक है संजना? यस मैम। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लेना फिर। यस मैम, ले लीजिए। चलो, कुछ क्वेश्चंस थे ना? ओके, आलोक तुम्हारे क्वेश्चंस डिस्कस करने देना। पिछली क्लास में कहाँ तक डिस्कस किए थे आलोक? मैम स्टार्टिंग से ही रिपीट कर दीजिए ना मैम, सारे आंसर के साथ मैम। अच्छा, एक सारे दो हुआ आंसर के था। साथ रिपीट करें? अच्छा, यस ठीक है।
आप लोग 2 मिनट का टाइम दोगे क्या? हमको अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पे क्वेश्चंस। ठीक है, यस मैम। ठीक है, बस 2 मिनट का टाइम देना। हाँ, स्टॉपिंग द शेयर। पानी वानी पीना है, रिफ्रेश होना है तो वो लो। जस्ट 2 मिनट देना, I'll upload the questions here. Almost done, almost done. आया? देखो अपलोड हुआ क्या? अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं है ना, तो रुको। देखो तो नजर आया क्या? यस मैम। यस मैम। नजर आ रहा है ना? चलो, तो ये सारे क्वेश्चंस थे ना आलोक? यस मैम। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपके चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, ठीक है? और एक स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस में डाउट्स थे, तो उसने भेजा था, आलोक ने भेजा था। सो वी विल बी डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन। वेट अ मिनट। चलो, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सबका आंसर हम ऐसे लिख दें। In a given habitat, we have 20 plant species and 20 animal species. Should we call it a diversity or biodiversity? Justify your answer. ठीक है, तो पहला आंसर होगा, क्वेश्चन है कि एक हैबिटेट मतलब एक ऐसी जगह जहां पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वहां पे 20 प्लांट स्पीशीज हैं और 20 एनिमल स्पीशीज हैं। तो उस एरिया को हम लोग डाइवर्सिटी बोलेंगे या बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे? तो द आंसर शुड बी कि इट विल exhibit biodiversity of the given area. ये डाइवर्सिटी नहीं, बायोडाइवर्सिटी दिखा रहा है उस एरिया का, बायोडाइवर्सिटी ऑफ द गिवन एरिया. It exhibits the biodiversity of the given habitat. Because diversity refers to because biodiversity means degree of variation of life forms
ब्रैकेट में लिखो प्लांट्स, एनिमल्स, etc. in a given area. ठीक है, डाइवर्सिटी तो एक ब्रॉड टर्म हो गया। अगर लैंग्वेज में भी डाइवर्सिटी है, अगर जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो बहुत अलग अलग लैंग्वेज है, तो वो हो गया लिंगुअल डाइवर्सिटी। ठीक है, कि लैंग्वेज में सबकी डाइवर्सिटी है, कोई मराठी बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई मलयालम बोल रहा है, तो वो जो है वो लैंग्वेज का डाइवर्सिटी हो गया। तो डाइवर्सिटी जो है वो तो एक ब्रॉड टर्म हो गया। डाइवर्सिटी तो किसी भी चीज का हो सकता है, पर अगर लाइफ फॉर्म्स में अलग अलग डाइवर्सिटी देखने को मिले तो उसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी ही बोलेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? Yes, ma'am. ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? स्क्रीनशॉट ले लो, लिखो मत अभी, स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा टाइम की कमी है हमारे पास। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते डन हैं। मैम। Properties of cell organelles are not always found in molecular constituents of cell organelles. मतलब जो सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, जरूरी नहीं कि जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो जिस मॉलिक्यूल से बने हैं उसके सारे प्रॉपर्टीज उस ऑर्गेनेली में नजर आए। तो वील राइट दिस आंसर नाउ, रीड दिस क्वेश्चन वंस मोर। Properties of cell organelles are not always found in molecular constituents of cell organelle. चलो इसका आंसर लिखते हैं। This will be answer number 2. जस्टिफाई, जस्टिफाई दिया हुआ है, मतलब कि तुमको जस्टिफाई करना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो जस्टिफाई करना है। तो यहाँ पे लिखोगे कि द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज, जस्टिफाई करने का मतलब ट्रू है या फॉल्स है वो बताना है। द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज the properties of cell organelles are not always found in the molecules that make it. या build it. मतलब सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज बने हैं जरूरी नहीं कि वो जिस मटेरियल से बने हैं उसके प्रॉपर्टीज शो करे ही करे। फॉर एग्जाम्पल राइबोसोम, राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेली होता है। ठीक है, राइबोसोम इज अ सेल ऑर्गेनेली। राइबोसोम इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, राइबोसोम इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, तो इट इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली। राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेली होता है जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। ठीक है, इट इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली वेयर प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस। इसके अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। वेयर प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस। राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेली है जिसके अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, it is made up of ribosome is made up of protein and RNA, protein and rRNA.
आरआरएनए अभी नहीं समझोगे क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं आरआरएनए को, आरआरएनए। बट if protein and rRNA are separated, but if protein and rRNA are separated, they cannot form protein alone. मतलब अलग अलग ये प्रोटीन नहीं बना सकते हैं, साथ मिलके ही बना पाते हैं. They cannot form protein independently. ठीक है, ठीक है. यस मैम. यस मैम. ओके, तो ये लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है, व्हाटएवर सूट्स यू बेटर वो कर लो. थोड़ा सा जूम आउट करने दो ताकि स्क्रीनशॉट ले सको. मैम मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब मैम? मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कुछ भी जो है हमारे बॉडी में जितने भी हमारे सेल्स हैं वो किसी ना किसी मॉलिक्यूल के बने हुए हैं ना. हर जो टिश्यू है वो किसी ना किसी मॉलिक्यूल का बना हुआ है. तो वो मॉलिक्यूल जो है वो प्रोटीन है या फिर आरएनए है या फिर डीएनए है या फिर न्यूक्लिक एसिड है या फैट है या लिपिड है, वो सब होता है मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट. ठीक है, ओके, आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर 3. Number and kinds of organism is not constant. Number and kinds of organism is not constant. How do you explain this statement? अच्छा, बड़ा सा आंसर है ये. यहाँ पे लिखो number and kind of organism present in nature, number and kind of organism present in nature depends on environmental factor, depends on environmental factors which keeps changing from time to time, which keeps changing from time to time. हमेशा environmental factors change होता रहता है. अभी देखो environmental factor change हो गया है कोविड के वजह से. which keeps changing from time to time. कभी ग्लोबल वार्मिंग नहीं था, अभी ग्लोबल वार्मिंग प्रेजेंट है जिसके वजह से कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, कुछ नए स्पीशीज आ रहे हैं एग्जिस्टेंस में. ठीक है, this causes extinction of some species. This causes extinction मतलब खत्म हो जाना. extinction of some species. This causes extinction of some species, evolution of some species मतलब वो खुद को चेंज कर लेते हैं, environment के हिसाब से खुद को बदल लेते हैं. evolution of some species and formation of new species. ठीक है, यस मैम. ओके. जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो कि रेप्टाइल्स वर डोमिनेंट इन, रेप्टाइल्स वर डोमिनेंट मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा रेप्टाइल्स कब प्रेजेंट थे? डोमिनेंट इन मीजोजोइक एरा. मीजोजोइक एरा ये सब आप लोग एवोल्यूशन में पढ़ोगे. मीजोजोइक एरा एक
हमारा जो इतने साल का टाइम पीरियड रहा है ना, और तो कितने 150 साल पहले इवॉल्व हुआ था, पर अभी से 150 साल पहले के बीच में हम लोग टाइम पीरियड को जो डिवाइड करते हैं, उसके बीच में एक मीजोजोइक एरा आता है। उस टाइम पे रेप्टाइल्स ही रेप्टाइल्स थे पूरे दुनिया में। सीनोजोइक एरा के बारे में अगर हम बात करें तो सीनोजोइक एरा में डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। तो ऐसे हर एरा में, हर टाइम टू टाइम में कुछ ऑर्गेनिजम्स नए आते हैं, कुछ एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। डायनासोर्स गॉट एक्सटिंक्ट इन सीनोजोइक एरा। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस मैम। Question number 4. Okay. Metabolism is a defining feature of all living organisms without exception. Isolated metabolic reaction in vitro are not living things but surely living reactions. Comment. अच्छा अदिति, आपने पूछा था ना विट्रो का मतलब? विट्रो का मतलब होता है बाहर, ठीक है। विवो का मतलब होता है इनसाइड, विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड। अदिति है? यस मैम। ओके, तो विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड। ठीक है, तो आंसर नंबर 4 में लिखो। आंसर नंबर 4 में लिखो in vitro reactions do not occur inside a living body. Do not occur inside a living body. They take place outside the body. They take place outside the body, so they are not living thing. So they are not living thing. But since metabolic reactions are taking place, in conditions similar to the living body, they are called living reaction. जगह नहीं बचा है मेरे पास, just write it down. ठीक है, ये आंसर नंबर 4। चलो इसको मिटा ही देते हैं, आंसर 1 को मिटा ही देते हैं, वरना कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं। ठीक है, मतलब बॉडी के अंदर नहीं होता है, इन विट्रो है। विट्रो मतलब बॉडी के बाहर, इन विट्रो है तो बॉडी के बाहर हो रहा है, तो इसको हम लिविंग थिंग नहीं बोलेंगे। क्योंकि लिविंग थिंग किसको बोलते हैं? जब एक प्रॉपर बॉडी है, सेल का फॉर्मेशन है, तो हम लिविंग बॉडी बोलते हैं। पर ये रिएक्शन लिविंग है क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर में आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन हो रहा है।
इसलिए ये लिविंग बॉडी नहीं है, बट दे आर लिविंग रिएक्शन. ठीक है. यस मैम. मैम क्वेश्चन नंबर 3 मैम दिखाई ना मैम एक बार. क्वेश्चन नंबर 3. 3. डन मैम. डन. क्वेश्चन नंबर 5 पे आ Yes, ma'am. जाए. इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग, कोई आंसर 4 का. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. आंसर नंबर 5. Yes, ma'am. क्या संजना, आवाज नहीं आ रही आपकी. Ma'am, nothing. ओके 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 ओके. Question number 5. Do you consider a person in coma living or dead? एक पर्सन जो कोमा में है वो लिविंग होगा या डेड होगा? ठीक है, तो इसका आंसर लिखो. आंसर 5 है ये. ठीक है. The patient has no self consciousness. मतलब उसको खुद का कोई होश नहीं होता है. The patient has no self consciousness. So on this basis, he can be considered dead. He can be considered dead. But thousands of metabolic reactions are still taking place inside the body. So the patient is neither living nor dead. लिविंग होने का एक क्राइटेरिया होता है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस होना चाहिए, होश में होना चाहिए इंसान. तो कोमा में जो पेशेंट्स होते हैं वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं होते, होश में नहीं होते, तो उनको डेड कंसिडर किया जा सकता है. पर होश में नहीं है फिर भी उनके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहा है, चाहे वो आर्टिफिशियली कराया जाए या फिर नेचुरली हो रहा है, पर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहा है. नाउ मेटाबॉलिक रिएक्शन इज आल्सो अ डिफाइनिंग फीचर. तो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है इसलिए वो पर्सन लिविंग है, और सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है इसलिए वो पर्सन डेड है. तो ना तो लिविंग है ना तो डेड है. ठीक है, इन बिटवीन लिविंग एंड डेड. आलोक, यस मैम. लास्ट के 2 क्वेश्चन अगले क्लास में करें प्लीज. ओके मैम. चलेगा ना? तुमको आंसर हम Yes, भेज ma'am. देंगे अलग से, या फिर ग्रुप पे हम आंसर भेज देंगे, बट आई विल डिस्कस द लास्ट 2 क्वेश्चंस इन नेक्स्ट क्लास. ऑलराइट? ओके मैम. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम. किसी और को भी कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग. आई डिस्कस योर डाउट्स इन क्लास, या फिर कभी कभार हम फोन पे भी डिस्कस कर लेते हैं. तो कभी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी. ऑलराइट, सो वील कीप इट टिल हियर फॉर टुडे. ठीक है? यस मैम. Yes, ma'am. चलो, ओके देन. सी यू इन नेक्स्ट क्लास. सी यू ऑन थर्सडे. आज इसके बाद मेरे साथ कोई और क्लास नहीं है आपका. तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास. बाय बाय, टेक केयर. Thank you, Thank ma'am. you, ma'am. Thank you, Have a ma'am. good day. थैंक यू. Thank you, ma'am.